इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, आर्थिक संस्थिति या संतुलन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो इक्विलिब्रियम शब्द है ये हमने विज्ञान से लिया है और इसका हम अर्थशास्त्र में उपयोग करते हैं। और जब हम अर्थशास्त्र में इसका उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ विज्ञान में जिस अर्थ में ये प्रयुक्त होता है उससे भिन्न है। इसलिए हमने इक्विलिब्रियम के पहले इकोनॉमिक शब्द लगाया है, जिससे ये हो कि जिस इक्विलिब्रियम की हम ये बात कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स से संबंधित है। ये शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और जहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रयुक्त होता है, इसी इक्विलिब्रियम की जो स्पेलिंग लिखी हुई है उसमें एक स्मॉल ए आगे जोड़ दीजिएगा, एक ए जुड़ेगा तो वो लैटिन शब्द हो जाएगा और जिसका अर्थ होता है बैलेंस या संतुलन। और संतुलन जब होगा तो इसका मतलब है कि दो परस्पर विरोधी शक्तियों के मध्य संतुलन। इसी को कई लोग कहते हैं कि ये जो लैटिन शब्द लिब्रा है उससे ये उत्पन्न हुआ है। इक्वी लिब्रा, इक्वी का मतलब होता समान और लिब्रा का मतलब भी होता है वही बैलेंस या तुलन। जब हम दो विरोधी चीज़ों को तौलते हैं और जब उनमें बराबरी होती है तो हम इसको कहते हैं ये दोनों पक्ष बराबर हैं। और उसको लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भार को मापने का एक यंत्र है, साधन है, जिसे हम लोग तुला कहते हैं। और तुला में हम देखते हैं कि दो पक्ष हैं, उस दो पल्ले होते हैं और एक तरफ कोई वस्तु रखते हैं और अगर जब ठीक उसके बराबर वस्तु दूसरी तरफ रखते हैं तो वो बिल्कुल सीधी संतुलन में आ जाती है और यही लिब्रा का शब्द अर्थ है। तो उससे भी ये शब्द बना, तो चाहे हम उसको समतुलन कहें अर्थात दोनों पक्ष समान रूप से तुलनीय हों, या हम इसको कहें एक ऐसी स्थिति है जो एक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और जैसे वैसे बनी हुई है। तो स्थिति अगर सम हो तो इसको सम स्थिति और इस रूप में हम इसको संस्थिति का नाम हिंदी में देते हैं। तो हिंदी में हम इसको संतुलन या साम्य या संस्थिति इस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। और जब हम इसको अर्थशास्त्र में प्रयुक्त करेंगे तो उसके पहले आर्थिक शब्द लगा देंगे, अन्यथा हमें बार बार बताना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र में इसका ये अर्थ होता है। यहाँ पर जब हम संस्थिति या संतुलन की बात करते हैं तो कई चीज़ें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उन सभी तथ्यों को या इस संतुलन या संस्थिति से संबंधित जितने भी एक तरह से शब्द हैं या जो अवधारणाएं हैं उनको हम पहले आपको संक्षेप में बता देते हैं। एक शब्द प्रयुक्त होता है सिस्टम, और सिस्टम को यहाँ हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम अगर कह दें तो यहाँ भी सिस्टम तो कोई भी हो सकती है। सिस्टम का मतलब होता है कोई एक निकाय है। निकाय का मतलब है कि तमाम चीज़ों को मिलकर कोई एक चीज़ संपूर्ण रूप में बनी हुई है और उसमें किस तरह के क्रियाकलाप भीतर होते हैं, तो इस पूरी चीज़ को हम लोग एक सिस्टम कहते हैं। वो एक प्रणाली तो नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक निकाय है। और अगर वो जीवन से युक्त हो तो हम उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म है, एक समवाय है, हिंदी में उसको इस रूप में कहते हैं। तो कोई भी सिस्टम हो सकती है। जब हम तो उस सिस्टम में तमाम चीज़ें होंगी और
उसमें कहा गया कि कुछ एजेंट्स होंगे। एजेंट्स का मतलब ऐसे व्यक्ति जो उसमें कार्य करते होंगे, ऐसी जो भी उसके काम करने वाले जो भी शक्तियाँ होंगी, उन शक्तियों को हम लोग, उनसे संबंधित लोगों को हम लोग एजेंट्स कहते हैं। तो अगर इकोनॉमिक सिस्टम है तो उसमें इकोनॉमिक एजेंट्स होंगे, और इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब हुआ कि उस आर्थिक निकाय में जो व्यक्ति है वो होगा, और वो जो क्रिया करेगा वो उपभोग और उत्पादन के रूप में करता है। तो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि उत्पादन और उपभोग से संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं, चाहे उनको हम उत्पादक कह लें, उपभोक्ता कह लें, साहसी कह लें, ये सारे लोग जो हैं ये एजेंट्स हैं और जो इस इकोनॉमिक सिस्टम में काम करते हैं। उसी तरह से और शब्द यूज होते हैं एलिमेंट्स, जो वस्तुओं सेवाएं उत्पादित होती हैं वो उस निकाय का एक तत्व होती हैं। तो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, तो इस रूप में और जो सारी सिस्टम को निर्धारित या प्रभावित करते हैं। तो बोर्ड पर हमने कुछ लिखा है जो आपको सहायता करेगा समझने में, और इस नाते हम उसको पढ़ दे रहे हैं। देखिए क्या है, ये है सिस्टम, ये कलेक्शन ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस। अर्थात सिस्टम में होता क्या है कि तमाम शक्तियाँ होती हैं जो आपस में इंटरैक्शन करती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं, और उनसे सिस्टम के भीतर ये गतिविधि होती है। और इंटर रिलेटेड एजेंट्स होते हैं, और जो उसमें अभिकर्ता होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो एक दूसरे पर जो है से संबंधित होते हैं। अथवा इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स, या उनमें जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। और ये जो परस्पर निर्भरता है, जो परस्पर जो आश्रितता है, और ये जो परस्पर एक्शन और इंटरैक्शन या क्रिया प्रतिक्रिया करने की जो क्रियाएं हैं, इनसे मिलकर एक उनका जो कलेक्शन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स होल, एक ऐसे संपूर्ण को उत्पन्न करता है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स या जटिल होता है। तो इस सिस्टम में दो चीज़ हमको दिखाई पड़ती है, एक तो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं और इसी तरह से एलिमेंट्स होते हैं, और ये सब आपस में एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया, इंटरडिपेंडेंस, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम में हम इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं कि सिस्टम में जब विभिन्न एजेंट्स जो हैं आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, और सभी जो उसके एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, और एक तरह से एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो जब ऐसा होगा तो कहीं भी उसमें परिवर्तन होंगे, तो ये परिवर्तन आपस में बहुत ही जटिल होंगे, क्योंकि बहुत ढेर सारे तत्व एक दूसरे पर इस रूप में निर्भर होंगे। और जब ऐसा होगा तो उसमें सिस्टम में हरदम हलचल होगी, परिवर्तन होगा। तो उस रूप में एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब ये परिवर्तन न हो, और एक तरह से सिस्टम में या स्थिरता की स्थिति हो या संतुलन की स्थिति हो, तो वैसी स्थिति को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम। और इक्विलिब्रियम सिस्टम को बहुत संक्षेप में यहाँ एक शब्द में लिखा हुआ है कि दीज इक्विलिब्रियम सिस्टम्स आर सिस्टम्स, ये इक्विलिब्रियम सिस्टम्स हैव बीन ए टेंडेंसी टू इस्टेब्लिश। अर्थात उस सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम सिस्टम कहते हैं जिसमें स्टेबिलिटी हो या स्टेबल होने की, जिसमें क्रियाएं हो रही हैं, जो इसमें एक ऐसी प्रवृत्ति हो जो उसको स्थिर रखे, स्टेब्लिश करे। कैसे? बाय मीन्स ऑफ एक्शन ऑफ द अपोजिंग फोर्सेस। जो विभिन्न अपोजिंग फोर्सेज हैं, ये स्पेलिंग में वो रह गया है, अपोजिंग फोर्सेज ऑफ एलिमेंट्स, एक्शन ऑफ द अपोजिंग फोर्सेज ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द सिस्टम। इसका मतलब सिस्टम के भीतर जो है, जो तमाम तत्व हैं, जो तमाम एजेंट्स हैं, उनके भीतर जो क्रिया प्रतिक्रिया, अंतर क्रिया, एक्शन रिएक्शन जो कुछ भी होते हैं, उनके कारण वो सिस्टम इस्टेब्लिश करती है। और ये सब इनसाइड द सिस्टम होता, सिस्टम के भीतर ये सब होता है। अर्थात इस सिस्टम के बाहर के किसी तत्व को इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि वो इसको कहीं से
डिस्टर्ब कर रहा है, तो सिस्टम के भीतर के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, जिस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसके फलस्वरूप वो सिस्टम एक तरह से अस्थायित्व तो उसमें बना रहता है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है, ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम सिस्टम है। और अगर कहीं से इसमें कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ थोड़ा बहुत हलचल होती है, परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को सिस्टम के ये सारे तत्व जो है आपस में इस प्रकार से समायोजित एडजस्ट करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं कि वो सिस्टम पुनः अपनी उसी गति में आता है। और जितनी बार ये डिस्टर्बेंस होता है उतनी बार सिस्टम फिर अपने को रिपीट करते हुए उसी स्थिति में अगर बनी रहती है तो हम इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उसमें एक आगे बढ़ा है, ए पर्टिकुलर सेट ऑफ रिपीटेड वैल्यूज फॉर द वेरिएबल्स दैट आर डिटरमिन्ड बाय द सिस्टम। तो सिस्टम द्वारा जो वैल्यूज जो डिटरमिन्ड होता है, जितना निर्धारित होता है, बराबर वो उसी रूप में बनाए रखने की प्रवृत्ति जब ऐसी सिस्टम में हो तो इस सिस्टम को हम लोग इक्विलिब्रियम सिस्टम कहेंगे। तो यहाँ केवल मेरे कहने का मतलब है कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम में तमाम चीज़ें होंगी, तमाम एजेंट्स होंगे, तमाम एलिमेंट्स होंगे और क्रिया प्रतिक्रिया होगी, एक दूसरे पर निर्भरता होगी, आश्रितता होगी, ये सब चीज़ें होंगी। और ऐसी स्थिति में इनसाइड द सिस्टम अगर ये सब इस तरह की प्रवृत्ति हो इन चरों में, इन तत्वों में, इन एजेंट्स में, कि उनके क्रिया प्रतिक्रिया अंतर क्रिया इन सब के बावजूद जो है सिस्टम में स्थिरता अस्थायित्व बना रहे, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम सिस्टम है। यहाँ अब हम कुछ आपको जो इस इक्विलिब्रियम के साथ जो तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस पर ज़रा आपको ध्यान दिला दें। जब हम इक्विलिब्रियम या संस्थिति या अर्थशास्त्र में संतुलन की चर्चा करते हैं तो उसके पीछे एक मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में फ्री आप कह सकते हैं कि जो है मार्केट इकोनॉमी है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में जो बाजार है उस बाजार में जो उत्पादक और उपभोक्ता हैं, जो पक्ष होते ही हैं, वे फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसका मतलब है कि वे पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अपनी बिहेवियर, अपने व्यवहार को जिस रूप में वो चाहें उस रूप में करें, कहीं से किसी तरह का कोई उनके ऊपर दबाव, प्रभाव, प्रतिबंध इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। और ऐसी स्थितियाँ, अगर आप पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन के जितनी भी दशाएँ हैं ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की एक तरह से पूर्व दशाएँ हैं। और वो सब हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादक को, उपभोक्ता को बाजार के बारे में पूरा ज्ञान है, अपने उपयोगिताओं के बारे में, अपने लागतों के बारे में, ये सब कुछ उनको ज्ञान है। और इस रूप में जो निर्णय लेते हैं वो एक तरह से अपने लिए सर्वोत्तम निर्णय लेते हैं। और वहाँ ये भी मान के आप चलते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता या जितने भी एजेंट्स इकोनॉमिक सिस्टम में हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं अपने व्यवहार के संदर्भ में, और वो पूर्णतया रेशनल है, विवेकशील हैं। इसका मतलब अपने बारे में जो निर्णय वो लेंगे वो उनके लिए सर्वोत्तम निर्णय होगा। तो इन अवधारणाओं के भीतर अगर हम ये कहें कि जो इकोनॉमिक एजेंट्स अर्थव्यवस्था के भीतर हैं, वो उत्पादक हों या उपभोक्ता हों, वो जो निर्णय लेंगे और जिस तरह का व्यवहार करेंगे, उस व्यवहार के पीछे एक धारणा निहित है कि वो अपने जो ऑब्जेक्ट है, उनका जो लक्ष्य है, उत्पादन करना या उपभोग करना या संतुष्टि प्राप्त करना, उसको वो मैक्सिमाइज करने का प्रयास करेंगे। और जब तक ये मैक्सिमाइज नहीं होगा, अर्थात जब तक उनके जो लक्ष्य हैं या उनके जो ऑब्जेक्ट हैं जब तक वो पूरे नहीं होते, तब तक वो आपस में अपने डिसीजन में परिवर्तन करते रहते हैं। और जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जब उनका लक्ष्य या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट की स्थितियाँ पहुँच जाती हैं, तो फिर वो वहीं पर रुक जाना चाहते हैं। और जब रुक जाएंगे, इसका मतलब अब किसी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि सिस्टम में किसी तरह का अब कोई परिवर्तन हो। और ऐसी स्थिति को कहा जाता है, ये ऐसी स्थिति है जिसको हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में, वो अपने व्यवहार को उसी रूप में बनाए रखने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से जो इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी, वहाँ पर एक तरह की ऐसी प्रवृत्ति होगी,
इनके व्यवहार में कि वो इस स्थिति को बदलना नहीं चाहेंगे। और हम यहाँ आपको ये भी बता दें कि जब सिस्टम में दो परस्पर विरोधी शक्तियाँ काम करेंगी तो वैसी स्थिति में एक पॉजिटिव दिशा में काम करेगी, एक नेगेटिव दिशा में काम करेगी। और जब दोनों के प्रभाव एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, अर्थात जो नेट चेंज होगा वो शून्य हो जाएगा, वैसी स्थिति में कहा जाएगा अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में होगी। अन्यथा अगर धनात्मक प्रभाव ज़्यादा हुआ तो अर्थ जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, अगर ऋणात्मक प्रभाव ज़्यादा हुआ तो वो घट जाएगी, और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था विचलित हो जाएगी, या जो स्थिति है वो अपने स्थान से बदल जाएगी, और जब बदलेगी तो संस्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो दोनों परस्पर विरोधी शक्तियाँ होती हैं उनके जो शुद्ध प्रभाव होते हैं एक दूसरे के क्रिया अंतर प्रतिक्रिया के, वो नेट रिजल्ट जो होता है उनका शून्य होता है। और तो इस रूप में भी हम लोग संस्थिति को देखने का प्रयास करते हैं कि संस्थिति एक ऐसी स्थिति होगी जिसको कोई प्राप्त कर ले तो उसको छोड़ना नहीं चाहता, और छोड़ना इसलिए नहीं चाहता कि क्योंकि उसके लिए वो सबसे बेहतर स्थिति है, और अगर नहीं छोड़ता है तो ऐसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया करेगा नहीं जिससे उसमें बदलाव हो, और इस नाते नेट टेंडेंसी टू चेंज जो है वो इक्विलिब्रियम में शून्य होती है, नहीं होती है। तो इस संदर्भ में हम इक्विलिब्रियम को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। और हमने ये कहा कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके भीतर की जो शक्तियां हैं वो कुछ इस तरह का व्यवहार करती हैं कि आपस में क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा उस स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। इसका मतलब जो डिस्टर्बेंस होगा वो आउटसाइड द सिस्टम होगा, और जो सिस्टम के भीतर की शक्तियां हैं इनको हम कहते हैं ये आंतरिक शक्तियां हैं, इंडोजिनस पावर्स या इंडोजिनस फोर्सेज हैं। और जो बाहर की शक्तियां होती हैं जो सिस्टम से अलग से होती हैं, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, इस तरह की कोई बड़ी घटना हो जाए जिसके बारे में एक न तो कोई उस सिस्टम में उसके प्रभाव के बारे में या इस बारे में न उसके आधार पर कोई निर्णय लेने वाला जा रहा है, तो वैसी इस बाह्य शक्तियों को जो बाहर से हो सकती हैं, किसी इंटरनेशनल कहीं युद्ध हो सकता है, अकाल पड़ सकता है, अन्य प्राकृतिक आपदाएँ आ सकती हैं, तो ये सब शक्तियाँ जो है वो एक्सोजीनस होती हैं जिनको हम बाह्य शक्तियाँ कहते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम की स्थिति ये होती है कि जनरली उसको लोग बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और इसमें अगर किसी एक्सोजीनस कारण से कोई डिस्टर्बेंस होता है तो कुछ परिवर्तन होगा, और लेकिन जैसे ही ऐसे होगा तैसे ही भीतर की जो शक्तियाँ हैं वो इस तरह का कार्य करेंगी कि उनके क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इक्विलिब्रियम पुनः रिस्टोर हो जाएगी, जैसी स्थिति पहले थी संतुलन वाली वो फिर प्राप्त हो जाएगी। और अगर ये प्रवृत्ति किसी सिस्टम में हो तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की स्थिति है। अब हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से इनको आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, और आप ये सारी परिभाषाएं जो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे, बताएंगे, व्याख्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, वहाँ से आप देख लेंगे। और हम यहाँ उनकी केवल व्याख्या कर रहे हैं, और व्याख्या करने के पहले उन परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे और फिर उनमें जो टर्म उपयोग हुए हैं उनको समझाएंगे, और इस तरह से संस्कृत को बेहतर ढंग से या उसके विविध पहलुओं को जो इन विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से आपके समक्ष आएंगे उनको बताने का प्रयास करेंगे। तो एक अर्थशास्त्री हैं जॉर्ज जे स्टिगलर, और स्टिगलर की परिभाषा को मैं पढ़ रहा हूँ और फिर इनकी व्याख्या मैं आपको करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये परिभाषा लिखी हुई है। देखिए, इक्विलिब्रियम इज ए पोजीशन फ्रॉम विच देयर इज नो टेंडेंसी टू मूव, अर्थात संस्थिति या संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि वो उस स्थिति से बदलने की प्रवृत्ति नहीं होती है सिस्टम में। और क्या होता है, और जब हम कह रहे हैं कि जब हम नेट टेंडेंसी की बात करते हैं तो उसका अर्थ ये है वी से नेट टेंडेंसी टू एम्फेसाइज द फैक्ट। नेट टेंडेंसी शब्द का प्रयोग जो हम कर रहे हैं वो इस बात पर जोर देने के लिए है कि इट इज नॉट नेसेसरली ए स्टेट ऑफ सडन इनर्शिया। वास्तव में नेट टेंडेंसी टू चेंज, इसका मतलब आप ये कहेंगे कि उसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं है, और जब परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं है
तो वैसी स्थिति में साइंस में या फिजिक्स में हम लोग कहते हैं, इसका मतलब है कि स्थिति मृत प्राय है, उसमें जड़वत है, उसमें जान नहीं है, उसमें गति नहीं है। तो स्टिगलर कह रहे हैं कि हमारे ये कहने का अर्थ कदापि नहीं है कि नेट टेंडेंसी टू चेंज का ये मतलब है कि वो जड़ता की स्थिति है। आर्थिक संतुलन जो है उसमें जड़ता की स्थिति नहीं होती है, उसमें निरंतर जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, वो अपने व्यवहार, अपने कार्य, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन इनके कारण सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो इनर्शिया की स्थिति नहीं है, जड़ता की स्थिति नहीं है, बल्कि एक सजीव स्थिति है, एक गतिमान स्थिति है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन केवल इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी शक्तियाँ एक दूसरे को प्रभाव को निष्क्रिय कर देती हैं। और इसीलिए वो लिख रहा है कि बट मे बी इंस्टेड रिप्रेजेंट द कैंसिलेशन ऑफ द पावर्स ऑफ फोर्स। उन्होंने कहा कि वो मृत प्राय स्थिति नहीं है, बल्कि दो परस्पर विरोधी शक्तियों को एक दूसरे के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, अर्थात इसमें जीवंतता है, इसमें जड़ता की स्थिति नहीं है। ये ध्यान रहे, इकोनॉमिक्स में जो इक्विलिब्रियम की परिभाषा उसका ये अर्थ है। एक दूसरी परिभाषा प्रोफेसर J.K. मेहता की, और J.K. मेहता ने इसी को एक दूसरे ढंग से बताने का प्रयास किया है। देखिए उनकी परिभाषा बॉक्स में है आपके डिस्क्रिप्शन। एन ऑर्गेनिज्म हैज ए सर्टेन स्टेट। वो कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, वही सिस्टम का ही अर्थ यहाँ से है, ऑर्गेनिज्म का भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब है जिसमें जीवंतता हो। तो इकोनॉमिक की जो हम जितना भी हम पढ़ते हैं वो जीवंतता वाली स्थिति है, इस नाते हम इसको एज इट इज यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म हैज ए सर्टेन स्टेट विच इट इज ऑर्गेनाइज टू मेंटेन। कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसा स्टेट होता है जिसको वह निरंतर मेंटेन करना रखना चाहती है, और मेंटेन इट इज इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। और जिसको वो मेंटेन करना चाहती है वो इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट कही जा सकती है, और मेंटेन तभी करना चाहेगी जब वो सबसे बेहतर स्थिति होगी उस ऑर्गेनिज्म के लिए। इस नाते वो कहा जा सकता है कि वो इक्विलिब्रियम की स्थिति है। एनी डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम दिस स्टेट, अगर इस स्टेट में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होता है और इंड्यूसेज ए बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उन्होंने कहा कि एनी डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम दिस स्टेट इंड्यूसेज द बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कहा कि इस व्यवस्था में जब कोई परिवर्तन होता है तो जो अर्थव्यवस्था या जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ इस तरह के व्यवहार को ये प्रेरित करता है, और जिससे दैट टेंड्स टू टेक इट बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिससे ये इसको पुनः इक्विलिब्रियम की स्थिति में लाके रख दे। और द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल बिहेवियर इज टू रिस्टोर, और ये ऑब्जेक्ट ऑफ ये जो सारे व्यवहार होंगे जो ऑर्गेनिज्म के भीतर के व्यवहार होंगे, ये इस व्यवहार के कारण जो होगा या तो इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगी, जहाँ जैसे थी वैसे ही हो जाएगी, और टू टेक बैक द ऑर्गेनिज्म एज क्लोज टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एज पॉसिबल, अथवा इक्विलिब्रियम के बिल्कुल नज़दीक जितना संभव है, जितना क्लोज वहाँ पहुँच सकती है वहाँ पहुँचाने का प्रयास करेगी। अर्थात एक ऐसी प्रवृत्ति डेवलप होगी किसी भी परिवर्तन के फलस्वरूप जो उस निकाय को या उसके प्रणाली के भीतर जितने व्यवहार लोगों को हैं वो उसको इस प्रकार से प्रेरित करेगी कि वह पुनः या तो संस्कृति की स्थिति को रिस्टोर कर दे, या तो अधिकतम पॉसिबल है जितना उतना उसके नज़दीक पहुंचने का प्रयास करे। ऐसी स्थिति को, ऐसा जब कुछ होगा किसी ऑर्गेनिज्म में, तब हम इसको कहेंगे ये इक्विलिब्रियम की स्थिति है। और मेहता साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि ये सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि सिस्टम में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो स्वतः आपस में इस प्रकार के व्यवहार करेंगे जो अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलन में ले जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आगे जोड़ा उन्होंने, द टेंडेंसी ऑफ इक्विलिब्रियम इज ए फोर्स दैट इज इन ऑपरेशन ऑल द टाइम। और ये कह रहे हैं कि ये ऑल द टाइम, हर वक्त इस ऑर्गेनिज्म के भीतर इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की शक्तियाँ काम करती हैं जो उनको
इक्विलिब्रियम की स्थिति में ले जाने का प्रयास करती हैं, और ये सब उस सिस्टम में ऑटोमेटिकली होता है, और जो भी उसकी इंडोजिनस जो उसकी शक्तियाँ हैं वो सब मिलके इस तरह का कार्य करती हैं। तो मेहता साहब ने भी बड़े अच्छे ढंग से इसको समझाने का प्रयास किया, और है वही कि विद इन द सिस्टम ये सब ऐसा कुछ होता है कि एक स्थिति मेंटेन रखने का प्रयास करती है, और वो स्थिति क्योंकि सबसे बेहतर होगी उसके लिए, इस नाते उसको मेंटेन करने का प्रयास करती है, और ये सब कुछ विद इन द सिस्टम या विद इन द ऑर्गेनिज्म अपने आप होगा, और लोगों के व्यवहार को इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, ताकि संस्कृति को पुनः रिस्टोर किया जाए, या कम से कम संस्कृति से जितने क्लोज पहुंचा जा सकता है वैसा हो। ऐसी स्थिति को हम लोग इक्विलिब्रियम की स्थिति कहेंगे। एक परिभाषा प्रोफेसर टाइबर सिटोवस्की है, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परिभाषा लिखी हुई है, और उस परिभाषा को हम पढ़ के आपको बताएंगे और उसको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो सिटोवस्की की जो परिभाषा है वो ये है कि ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा व्हेन ही रिगार्ड्स, जब वो ऐसा समझता है कि हिज एक्चुअल बिहेवियर एट द बेस्ट पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टांसेस, जब वो ऐसा समझता है कि जो दी हुई परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में उसका व्यवहार जो है वो उसके लिए जो है बेस्ट पॉसिबल है, सबसे बेहतर है, और जब ऐसा होगा एंड फील्स नो अर्ज टू चेंज हिज बिहेवियर, और इसलिए वो ऐसा अनुभव करता है कि जिस स्थिति में है वो उसको बदलने का प्रयास न करे या उसको न बदले तब तक एज लॉन्ग एज द सर्कमस्टेंसेस रिमेन अनचेंज्ड, जब तक इस तरह जो परिस्थितियां हैं और जिन परिस्थितियों में जैसा वो व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार से जो उसको परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उससे वो इतना संतुष्ट हो कि वो उसको बदलने का प्रयास न करे, और जब तक कि वो परिस्थितियां विद्यमान रहें, और इस स्थिति को कहा जाएगा कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। और आगे वो कहते हैं कि जैसा हम उपभोक्ता के बारे में सोच रहे हैं इसी तरह का एक फर्म के बारे में भी सत्य है कि कोई भी फर्म यदि वो संतुलन की स्थिति में है तो इसका मतलब है कि उस फर्म को जो उसका लक्ष्य है उत्पादन को अधिकतम करना या लाभ को अधिकतम करना वो प्राप्त हो रहा है, और उस दी हुई परिस्थिति में वो तब तक अपने निर्णय को अपने व्यवहार को बदलेगा नहीं या बदलने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि वो परिस्थितियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो, और यदि वो अपने निर्णय या व्यवहार को बदलता नहीं है तो कहा जाएगा वो संतुलन की स्थिति में है। तो इस प्रकार आगे और वो जोड़ते हैं तो कहते हैं कि सत्य तो ये है कि कोई भी बाजार, कोई भी अर्थव्यवस्था अथवा व्यक्तियों तथा फर्मों का कोई भी समूह तब तक संतुलन अवस्था में रहता है जब तक उसका कोई सदस्य अपने वर्तमान व्यवहार को बदलने के लिए बाध्य नहीं हो जाता। सीधा सा अर्थ है, सारी परिभाषाओं में यही है कि वो स्थिति इतनी बेहतर है और कोई भी सदस्य, कोई भी बाजार, कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी उसके एजेंट्स अपने व्यवहार को बदलने के लिए बाध्य इसलिए नहीं होते क्योंकि वो स्थिति सर्वोत्तम है, और जब तक उस स्थिति को वो बदलते नहीं हैं, जब तक बने रहते हैं, तब तक कहा जाता है कि ये संतुलन की स्थिति है। इसी प्रकार की एक परिभाषा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने भी दी है, और जो एक छोटी सी परिभाषा है जो उस चीज़ को व्यक्त करती है। लिखा है व्हेन द डिमांड प्राइस इज इक्वल टू द सप्लाई प्राइस, डिमांड प्राइस सप्लाई प्राइस के बराबर हो, यदि डिमांड प्राइस का मतलब वो प्राइस जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार है, और सप्लाई प्राइस का वो मतलब है कि वो मूल्य जिस पर उत्पादक उत्पादन करने के लिए तैयार है, अगर दोनों बराबर हों तो इसका मतलब है इस मूल्य पर जितना उत्पादक जितना मूल्य चाहता है वो उसे मिल रहा है, और जितना मूल्य उपभोक्ता देना चाहता वो वही मूल्य बाजार में है। इस नाते दोनों संतुष्ट होंगे, और ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि ये संतुलन की स्थिति है, और उस स्थिति में जो उत्पादन होता रहेगा वही संतुलन उत्पादन होगा, जो बाजार में मूल्य रहेगा वही संतुलन का मूल्य होगा। और आगे लिख रहे हैं कि नो टेंडेंसी
आइदर टू बी इंक्रीज और डिक्रीज। कह रहे हैं कि व्हेन द डिमांड प्राइस इज इक्वल टू द सप्लाई प्राइस द अमाउंट प्रोड्यूस्ड हैज नो टेंडेंसी आइदर टू इंक्रीज और टू डिक्रीज, इट इज एन इक्विलिब्रियम। यह एक संतुलन की स्थिति है। और भी 2-3 परिभाषाएं हैं जो समय अभाव के कारण हम आपको बता नहीं रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई हैं, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। जैसे इस रूप में लिखी है कि इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट इन विच मार्केट सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस ईच अदर एंड एज ए रिजल्ट प्राइस बिकम्स स्टेबल। और भी है, ये कंडीशन इन विच ऑल इन्फ्लुएंसेज एक्टिंग अपॉन इट आर कैंसिल्ड बाय अदर्स रिजल्टिंग इन ए स्टेट बैलेंस्ड और अनचेंजिंग सिस्टम। तो संतुलन में बनी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति को हम लोग कहेंगे कि ये स्थिति जो है वो संतुलन की स्थिति है। और संतुलन की स्थिति के संदर्भ में एक अर्थशास्त्री ने कुछ कहा है कि ये प्रमुख विशेषताएं हैं संतुलन की, तो हम एक बार फिर उनको दोहरा दें। ये अर्थशास्त्री हैं, नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, डिक्सन। इन्होंने 3 विशेषताएं बताई हैं संस्कृत की। और पहली जो विशेषता है वो ये है कि कंसिस्टेंसी इन द एजेंट्स बिहेवियर, अर्थात आर्थिक प्रणाली में, आर्थिक सिस्टम में जो विभिन्न इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, जैसे हम कहें उत्पादक, उपभोक्ता या जो भी हो, निवेशक हो, बचतकर्ता हो, जो भी हो, साहसी हो, जो भी है, जो उनके एजेंट्स हैं वे उनका व्यवहार कंसिस्टेंट हो। और कंसिस्टेंट व्यवहार का मतलब है कि जिस तरह का निर्णय वो लेते हैं, क्योंकि हम मान चुके हैं कि वो रेशनल है, विवेकशील है, इस नाते अपने बारे में सर्वोत्तम निर्णय लेंगे। और इस नाते कहा गया कि इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में कंसिस्टेंसी है, अर्थात जो निर्णय वो लेते हैं अपने बारे में सही निर्णय लेते हैं और उसके प्रतिकूल या विरोधी निर्णय वो नहीं लेते हैं। तो इस तरह का व्यवहार जब वो करेंगे तब अर्थव्यवस्था में, तब संस्कृति की बात कही जा सकती है। अर्थात इक्विलिब्रियम की स्थिति में सदैव ये माना जा रहा है कि इकोनॉमिक सिस्टम के जो एजेंट्स हैं उनके व्यवहार जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं और वो अपने हितों को सर्वोत्तम करने की दृष्टि से सारे निर्णय लेते हैं। ये उनका व्यवहार है और इसमें कंसिस्टेंसी बराबर बनी रहती है। दूसरी विशेषता कि इक्विलिब्रियम में, जैसा कि आप जानते हैं, संतुलन होता है, जो 2 विपरीत शक्तियाँ होती हैं उनमें बराबरी होती है। और बराबरी तभी होती है क्योंकि सिस्टम के भीतर क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है, 2 विरोधी शक्तियाँ बराबर काम करती हैं। अर्थशास्त्र के दृष्टि से हम देखें तो एक मांग की शक्ति होती है, एक पूर्ति की शक्ति होती है। और ये मांग और पूर्ति की शक्तियाँ आपस में परस्पर प्रतिद्वंदिता करती हैं और दोनों शक्तियों के परिणाम में जो प्रभाव हैं, एक के धनात्मक एक के ऋणात्मक इस रूप में पड़ते हैं। और अगर दोनों के धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव बराबर हो जाएं तो जैसी अर्थव्यवस्था या जैसी स्थितियां रहेंगी वैसी बनी रहेंगी। और इसलिए नेट टेंडेंसी टू चेंज इज 0, अर्थात परिवर्तन की जो शुद्ध प्रवृत्ति होगी वो शून्य होगी। इसलिए दूसरी जो विशेषता ये है कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की ये विशेषता है कि नेट टेंडेंसी की जो नो इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू द एजेंट्स फॉर चेंजिंग देयर बिहेवियर, अर्थात जो भी हमारे एजेंट्स हैं उनके जो व्यवहार हैं वो उनमें किसी तरह के परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है। और इस रूप में अर्थव्यवस्था में या निकाय में, सिस्टम में जब इस तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं होती तो किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा और स्थितियाँ जैसी हैं वैसी ही बनी रहेंगी। और जब इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी तभी ऐसा होगा। डिसइक्विलिब्रियम की अगर स्थितियाँ हो, अर्थव्यवस्था में असंतुलन है, वैसी स्थिति में तो अपने व्यवहार को बदलेंगे, लेकिन क्योंकि संतुलन की स्थिति सर्वोत्तम स्थिति होगी इस नाते वो अपने व्यवहार को नहीं बदलेंगे। और इस नाते ये कहा जा सकता है कि ये भी संस्कृत की एक विशेषता है। और तीसरी विशेषता ये है कि जब, जैसा कि हमने कहा कि जो इंडोजिनस शक्तियां हैं, उस सिस्टम के भीतर की जो शक्तियां हैं, ये जो विभिन्न आर्थिक एजेंट्स हैं, इनके जो क्रिया प्रतिक्रिया हैं या इनको जो व्यवहार है वो सिस्टम को सदैव संतुलन में बनाए रखने का प्रयास करती हैं। लेकिन अगर किसी बाहरी शक्ति के कारण
अर्थव्यवस्था में कोई व्यवधान, डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है तो परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो वैसी स्थिति में एक प्रोसेस चलेगी। जैसे हमने कहा कि अगर किन्हीं कारणों से, किसी प्राकृतिक कारण से उत्पादन घट जाए, पूर्ति घट जाए, और पूर्ति के घटने से बाजार में जो है मूल्य बढ़ जाए, तो मूल्य बढ़ेगा तो तत्काल जो है मांग पक्ष जो है मूल्य बढ़ने पर मांग को घटाएगा। तो इस रूप में ये कहा गया कि ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही कोई परिवर्तन होगा तैसे एक प्रक्रिया वहाँ शुरू होगी, और उस प्रक्रिया के तहत जो एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया होगी, और जिनके कारण जो है अगर कभी परिवर्तन होने की कोई प्रवृत्ति दिखती भी है तो इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी कि अंततः संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है डायनेमिक प्रोसेस होगी, क्योंकि इसमें समय लगता है। ऐसा हुआ, उत्पादन घटा तो मूल्य बढ़ा, मूल्य घटा तो मांग घटी, कुछ घटी, फिर ऐसे, और ये जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी इसके फलस्वरूप अंततः जो है इक्विलिब्रियम प्राप्त होगी, और इस पूरी प्रोसेस एक डायनेमिक प्रोसेस होगी। तो नीचे लिखा हुआ है, ए डायनेमिक प्रोसेस रिजल्ट इन द इक्विलिब्रियम व्हेन एनी डिस्पर्सन क्रिएटेड बाय द एक्सोजेनस फोर्स। तो किन्हीं भी बाह्य शक्तियों के द्वारा यदि किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो एक तरह की प्रोसेस प्रक्रिया शुरू होगी। विरोधी शक्तियाँ आपस में एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करेंगी, और अंतिम जो नेट रिजल्ट होता वो संस्थिति में पुनः पहुँचने की स्थिति होगी, उसको रिस्टोरेशन की स्थिति हो सकती है। तो ये संस्थिति की 3 जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हमने बताने का प्रयास किया। तो यहाँ पर जो मेरा प्रयास था और जो थोड़ा मैंने समय लिया समझाने के लिए, वो ये था कि संस्थिति की अवधारणा को अच्छी तरह से आप समझ जाएं। अगले वीडियोज में हम लोग मिलते हैं तो इस इक्विलिब्रियम के जो तमाम प्रकार हैं उनको फिर डिटेल में अलग अलग पढ़ते हैं, ताकि सारे कंसेप्ट हमको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो हमें उम्मीद है कि इक्विलिब्रियम के सभी पक्ष आपके सामने इन परिभाषाओं के माध्यम से आपके समक्ष आए हैं, और यहाँ पर जहाँ कहीं भी जितना भी ये सिस्टम है वो एक पूर्ण प्रतियोगी स्थिति के अंतर्गत और एक फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगी। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियाँ नहीं होंगी, वैसी स्थितियों में हो सकता है कि जो इक्विलिब्रियम की स्थिति हो वो किसी एक पक्ष के लिए तो बेहतर हो लेकिन दूसरे पक्ष के लिए बेहतर न हो। लेकिन अगर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की स्थितियां हैं, सभी पक्ष, दोनों पक्ष जो है रेशनल हों और सारे निर्णय लेने में समर्थ हों, सक्षम हों और सही निर्णय लेते हों, व्यवहार कंसिस्टेंट हो, तो इक्विलिब्रियम